साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी आगामी परीक्षा सीटेट के लिए CDP के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और साथियों यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा सीटेट की जो दिसंबर में होने वाली है उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। साथियों याद रखिए जो सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं वो रिपीट करते हैं और बार बार उसी एरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले PYQ को तैयार करें, उसके बाद में दूसरी चीज़ों को तैयार करें। तो साथियों आज मैं CDP के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। आप बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को देखेंगे और मैं आपको इनके आसपास की सभी जानकारियां शेयर करूंगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि साथियों इस चैनल पर आपको स्टडी से संबंधित सारी जानकारियां प्रदान की जाती हैं और आपकी जो भी तैयारी है उसमें सहायता प्रदान की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की वीडियो को। तो साथियों मैं प्रश्न लेके आया हूं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनके माध्यम से करते हैं अपनी तैयारी को मजबूत। तो साथियों पहला प्रश्न है, इसमें बड़े ध्यान से देखना है कि प्रश्न कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। बात की जा रही साथियों प्रगतिशील शिक्षा की। अब साथियों प्रश्न का विकल्प देखते हैं। मासूम और आश्रित के रूप में देखा जाता है बच्चों को, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान उपभोग करने में सक्षम के रूप में देखा जाता है और ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में देखा जाता है। वहीं कमजोर और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों के रूप में देखा जाता है। तो साथियों देखते हैं, बात की जा रही है प्रगतिशील शिक्षा की, यानी कि अपने ज्ञान का विस्तार करना बच्चों को। तो अगर हम करके सीखना, बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए प्रगतिशील शिक्षा दी जाती है। तो साथियों क्या प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को मासूम और आश्रित यानी कि बच्चा कुछ नहीं जान सकता है, कुछ नहीं जानता है, वह केवल अपने बड़ों पर निर्भर रहता है, अपने शिक्षकों पर निर्भर रहता है, क्या प्रगतिशील शिक्षा में ऐसी बात की जाती है? नहीं साथियों, बच्चे को कभी भी प्रगतिशील शिक्षा में मासूम और आश्रित के रूप में नहीं देखा जाता है। वहीं दूसरा विकल्प है साथियों आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। क्या साथियों शिक्षक ने कह दिया कि आप इस चीज को याद कर लीजिए, बच्चा याद कर लेगा? क्या ऐसे प्रगतिशील शिक्षा में नहीं, वो अपने आप में किस प्रकार से अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है और साथियों और अपने जो भी नॉलेज है उसमें अपने जो करके सीखता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, उस तरह से साथियों न कि शिक्षक की आज्ञा पर निर्भर करता है, नहीं साथियों अपने ज्ञान का उपभोग करना, ये भी एक प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों का एक को नहीं देखा जा सकता है। तीसरा विकल्प है साथियों ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि बच्चा अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करेगा, इसमें विभिन्न प्रकार से क्रियाकलाप करेगा, विभिन्न प्रकार से सोचेगा और फिर उसमें इंप्लीमेंट करेगा और उस प्राप्त ज्ञान को एक अर्थ की रचना, उसको एक मतलब कह सकते हैं कि एक सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, उसे कहते हैं। ये विकल्प बिल्कुल सही है, ये दूसरा गलत है साथियों, तीसरा ये सही है। और चौथा विकल्प कह रहा है कमजोर और सुरक्षा की जरूरत, यानी कि बच्चे को प्रगति शिक्षा में कमजोर नहीं माना जाएगा, ना ही उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी, वो खुद अपने लिए सुरक्षा पैदा करेगा, उसे किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है किसमें? प्रगतिशील शिक्षा में। साथियों ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, यानी कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होगी साथियों? यानी कि छात्रों की अगर छात्र रिस्पॉन्स करते हैं वो क्या है, छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करना, ये बात बिल्कुल गलत है साथियों। क्यों गलत है? कभी भी शिक्षक को कक्षा में छात्रों की तुलना नहीं करनी है कि तू इससे होशियार है, तू इस काम को कर सकता है, यह इस काम को नहीं कर सकता है, तू इससे ज्यादा दौड़ सकता है, तू इससे ज्यादा काम कर सकता है, तू इससे ज्यादा
अध्ययन कर सकता है और तू इससे ज्यादा कुछ भी काम कर सकता है, ऐसी तुलना, तू इससे ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकता है, ये कम प्राप्त करता है, तेरे नंबर इससे ज्यादा है, तेरे नंबर इससे कम है, ऐसी चीजें कक्षा में छात्रों को शिक्षक को छात्रों के लिए नहीं कहनी चाहिए। यानी कि तुलना की बात साथियों नेगेटिव प्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित होता है। साथियों, परीक्षा और परीक्षण छात्रों का नहीं किया जाता है, ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है छात्रों के लिए। अब बात करते हैं विकल्प की, सी की, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय कि क्या। यानी कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इस बात का भी कोई साथियों औचित्य यानी कि मतलब नहीं है, ये विकल्प भी गलत हो जाता है। अब बात करते हैं, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। सही बात है साथियों, जब बच्चा सीखता है क्लास में तो क्या है कि प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि बच्चा किस तरीके से किसी चीज के लिए रेस्पॉन्स करता है, उसको किस तरीके से देखता है। तो साथियों, बच्चा क्लास में भी सीख रहा है और बच्चा वातावरण यानी कि बाहर जाकर भी सीख रहा है, यानी कि सीखने की गतिविधि कक्षा के अंदर भी हो रही है और बच्चा क्लास के बाहर भी सारी चीजों को सीख रहा है। तो ये प्रतिक्रिया का मतलब होता है बच्चा रिस्पॉन्स किस तरीके से करता है, यानी कि वातावरण में भी और क्लास में भी। इसलिए यह विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। अब बात करते हैं साथियों तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ये कथन दिया है, इसमें अभिकथन कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। और साथियों दूसरा इसमें कारण है, रीजन दिया है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। अब इसमें साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अब पहला कथन देखिए साथियों, किशोरावस्था के दौरान अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। अब आप देखेंगे साथियों, जब बच्चा बालपन में होता है तो वो धीरे धीरे उसका विकास होता है, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है, तो वो किशोरावस्था में एंट्री करने लगता है। साथियों, जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में एंट्री करने लगता है तो उसके अंदर जेंडर भूमिकाएं आने लगती हैं कि समाज उससे कहता है कि तू अब बड़ा हो रहा है, तू अब बच्चा नहीं है, तू अब बालक नहीं है, तू अब बड़ा हो रहा है, तुझको समाज के नियम है उनका पालन करना चाहिए, तुझको यह काम नहीं करना चाहिए, तेरा ये काम नहीं है, तुझको इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, तुझको इस तरीके के खेल नहीं खेलने चाहिए और तुझको वातावरण में अपने आप को समाज के अनुरूप ढालना चाहिए। तो साथियों, ये दबाव किशोरावस्था में लड़की और लड़कों पर बढ़ जाता है। ये बात साथियों बिल्कुल सही है। क्या आप समझे इस बात को। दूसरा कारण कह रहा है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। नहीं साथियों, जो लिंग होता है, लिंग की जो प्रक्रिया होती है वो जैविक रूप से नहीं होती है, वो समाज के द्वारा निर्धारित की गई एक भूमिका होती है। जेंडर भूमिकाएं हमेशा समाज पैदा करता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम कर सकती है। जो कामों का बंटवारा है वो केवल समाज करता है, न कि साथियों जेंडर करता है। इसलिए ये कथन, ये कारण बिल्कुल गलत है। देखते हैं साथियों विकल्प क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। साथियों हमेशा याद रखेंगे, ए तो सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए इस विकल्प का ये सही उत्तर आंसर नहीं हो सकता है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है साथियों। अब बात करते हैं तीसरा। साथियों हमेशा याद रखेंगे, ए सही है लेकिन आर गलत है। मैंने इसको आपको समझाया, क्या बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है, यानी कि संगीत का वो ज्ञान रखती है और उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं, वो भी एक सिंगर है साथियों। और वे सुनीता को अपनी आवाज को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं, यानी कि वो सिंगिंग सीखने के लिए एक सिंगिंग क्लास में भेज रहे हैं उसको। सुनीता की ये क्षमता संभावित रूप से किस कारकों के अंत्यक्रिया का परिणाम है साथियों। कहने का मतलब है सुनीता 12 वर्ष की एक लड़की है, वो सिंगिंग में एक विशेष ज्ञान रखती है और साथियों उसके जो माता पिता हैं सुनीता के, वो भी एक सिंगर हैं और वो उसको सिंगिंग क्लास के लिए भेज रहे हैं। तो जो उसके अंदर सिंगिंग करने की जो ज्ञान है, उसके अंदर जो उसका ज्ञान है साथियों, वो किसका परिणाम है देखते हैं विकल्प के द्वारा। कहने का मतलब वृद्धि और परिपक्वता का परिणाम है साथियों, पोषण और अनुशासन का परिणाम है, आनुवंशिकता और वातावरण का परिणाम है साथियों, लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना का परिणाम है। और साथियों देखेंगे वृद्धि और परिपक्वता का इससे कोई मतलब नहीं है।
पोषण और अनुशासन से भी इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन साथियों आनुवंशिकता और वातावरण की बात करें, यानी आनुवंशिकता का मतलब है कि उसके माता पिता भी दोनों सिंगर हैं, इसलिए उसमें यह ज्ञान उनके माता पिता से आया है, इसलिए ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अब बात करें साथियों वातावरण की, क्योंकि उसके माता पिता भी सिंगर हैं, क्योंकि वो भी गाते होंगे, तो उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ा। दूसरी बात साथियों, वो कंटिन्यूअस सिंगिंग क्लास में जा रही है, तो वहां भी उसको सिंगिंग का वातावरण मिल रहा है, इसलिए भी ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, इसलिए इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि संवेदनशील अवधि वह अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। साथियों अब बात करते हैं इस चीज के बारे में कि संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। साथियों आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि यह प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। बात कर रहा है संवेदनशील अवधि की, यानी कि संवेदनशील अवधि का मतलब होता है साथियों कि बच्चा छोटी अवस्था में है, उसको संवेदन के द्वारा वो चीजों को सीखता है, अपने पर्यावरण से सीखता है। उत्पत्ति मूलक कारक नहीं हो सकता इसका आंसर। दूसरा मानव जाति कारक भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तीसरा साथियों क्या वंशानुगत कारक भी इसका नहीं हो सकता। अब बात साथियों पर्यावरण की कारण की, यानी कि बच्चा संवेदनशील अवस्था में है। बच्चा क्या होता है, छोटी अवस्था में होता है तो वह संवेदन होता है, यानी कि सेंसिटिव होता है बच्चा, और वो बच्चा क्या होता है पर्यावरण में जो भी चीजें उसको देखता है उनके द्वारा वो क्या होता है साथियों अपना विकास करता है। संवेदनशील अवस्था में, छोटी अवस्था में बच्चा पर्यावरण की चीजों से संवेदन के द्वारा अपने विकास को बढ़ावा देता है साथियों, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा पर्यावरणीय विशेष कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा यानी कि विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है साथियों क्या गलत है मेरे लिए और मेरे लिए क्या सही है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों में क्या करना चाहिए। पहला विकल्प देखते हैं केवल ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। नहीं साथियों, केवल एक उत्तर का प्रश्न नहीं, यानी कि बच्चे के ज्ञान को तुम सीमित कर रहे हो। अगर ज्ञान को सीमित करेंगे तो बच्चा सीखेगा क्या, ये बात बिल्कुल गलत है। केवल एक उत्तर वाला प्रश्न नहीं पूछना है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। दूसरा, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित, ये साथियों हमेशा याद रखेंगे नेगेटिव बात है। बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चे को क्लास में हमेशा साथियों प्रश्न पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए, खेल खेलने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ना कि हतोत्साहित करना है। ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाती है। तीसरी बात करते हैं साथियों, तीसरा विकल्प है ऐसे सवाल देने चाहिए जिनके निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं साथियों। और चौथा विकल्प कह रहा है कि ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। साथियों ऐसे सवाल से क्यों बचना चाहिए, बताइए बचना क्यों चाहिए जिसमें हर चीज को विश्लेषण किया, हर चीज का विश्लेषण किया जा रहा है, हर चीज को विस्तार से समझाया जा रहा है कि ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। नहीं साथियों, ऐसे प्रश्न पूछने ही चाहिए बच्चों को, और ऐसे सवाल देने चाहिए जिनके निष्कर्ष और व्याख्याएं, हाँ साथियों, जिनमें हर चीज का निष्कर्ष हो, उसका कंक्लूजन हो, हाँ इसका निष्कर्ष ये निकला कि ये बात सही है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछने चाहिए। ये बात आपके लिए गलत हो सकती है, ये बात सही हो सकती है। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए और उसमें व्याख्याएं शामिल हो, उस चीज का विस्तार से साथियों विश्लेषण किया गया हो, तभी तो बच्चे जानते हैं कि हाँ इस चीज का सही अर्थ ये निकलता है। इसलिए साथियों इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिससे छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों को किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। बताइए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या। यानी कि एक शिक्षिका है, वह खुद से बात कर रही है मैं बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाऊं, किस प्रकार से समझाऊं कि वह पर्यावरण में जितनी भी सारी चीजें हैं उनको वर्गीकृत कर सकें और उनका ज्ञान और अपने स्कीमा के अंदर उनको रख सके। साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि भाषाई बुद्धिमत्ता की बात कर रही है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता की बात कर रही है, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की बात कर रही है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता की बात कर रही है। बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा। अब साथियों बात करें, बात किसकी की जा रही है, वो किसकी कर रही है, पर्यावरण के में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने की बात कर रही है। तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है साथियों, उसमें प्राकृतिक बुद्धिमत्ता यानी कि प्रकृति में जितनी भी पर्यावरण में चीजें हैं उनको बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए,
तो प्राकृतिक की बात की जा रही है ना, तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की बात कर रही है। साथियों मैंने आपके सीडीपी के ये प्रश्न आपके लिए कराए। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो आप आगे इसी प्रकार से मैं प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी को मजबूत कराता रहूंगा। और साथियों ये सभी प्रश्न PYQ हैं, पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको इन प्रश्नों को आवश्यक है करना। अगर आप इन प्रश्नों को ही करके जाएंगे तो आपका CTET जो दिसंबर में होने वाला है वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। और साथियों में इसी प्रकार प्रश्नों के माध्यम से आपको पढ़ाता रहूंगा। आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और वीडियो को शेयर और लाइक करें साथियों। फिर मिलता हूं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए साथियों। फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।